हिंदी की क्लास में आपका सभी विद्यार्थीगणों का स्वागत है। और आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं और कर्म के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लेंगे। इसकी परिभाषा है किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना, कोई भी कार्य होता है तो वह क्रिया का रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर परिभाषा से भी हमें क्लियर हो रहा है किसी कार्य का होना या करना, यानी कार्य करना, वो कहलाता है क्रिया। अब कर्म के आधार पर इसके भेद देखते हैं हम। कर्म के आधार पर भेद, इसके दो भेद होते हैं। कितने? दो। पहला है अकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म न, कर्म वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, वो अकर्मक कहलाता है। दूसरी सकर्मक, जिसमें कर्म हो, जिसमें क्या हो? कर्म हो, वो कहलाती है आपकी सकर्म। जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया की पहचान का सबसे अच्छा तरीका है क्या का प्रयोग करें। प्रश्न के रूप में क्या का प्रयोग करो। वाक्य में प्रश्न बनाकर क्या का प्रयोग करें अपन, तो जो उत्तर प्राप्त होगा, जो उत्तर, वो आपका कर्म होगा। अर्थात जब कर्म प्राप्त हो जाएगा तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म न हो अकर्मक, जिसमें कर्म हो सकर्मक। और सकर्मक क्रिया की पहचान का सबसे अच्छा तरीका है वाक्य में क्या का प्रयोग करके, यानी प्रश्न बनाकर जो उत्तर प्राप्त होगा, जो उत्तर, वो आपका कर्म होगा। क्या होगा? कर्म। जब आपको कर्म प्राप्त हो जाएगा तो आपके लिए आसान होगा और पहचानना भी आसान हो जाएगा कि वह क्रिया सकर्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको कर्म प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, इसको परिभाषा को एक सरल तरीके से भी समझ सकते हैं अपन। जैसे वाक्य का निर्माण है वो किससे होता है? सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है आपके कर्म, फिर आता है क्रिया। जिसमें कर्म ना हो अकर्मक, जिसमें कर्म हो सकर्मक। इस तरीके से हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। और जिसमें कर्ता प्रधान होगा अकर्मक, जिसमें कर्म प्रधान होगा, जिसमें कर्म प्रधान होगा सकर्मक। अब हम इन परिभाषाओं के बाद में कुछ उदाहरण भी देखते हैं ताकि सकर्मक और अकर्मक में अंतर देख सकें और पहचान कर सके कि यह सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में। अब उड़ना क्या है यहाँ पर? क्रिया। अब क्रिया का सीधा सीधा संबंध पड़ रहा है पक्षी पर। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पंखों को फैलाकर उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता। क्या कर रहा है? कर्ता कर रहा है वो कार्य, यानी उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? पक्षी। आकाश तो अपनी जगह स्थिर है, अपने पंखों को फैलाने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है।
यहाँ पर कर्ता प्रधान हो रहा है, यानी क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी पर अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये आपकी क्रिया बनती है अकर्मक। कौन सी क्रिया है ये, अकर्मक। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए बच्चे छत पर खेल रहे हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसको वाक्य को देख लीजिए आप, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अब ये खेलना तो क्रिया है, छत तो अपनी जगह स्थिर है। खेलना यानी उस छत पर दौड़ कौन लगा रहा है, कोई क्रिकेट या फुटबॉल कौन खेल रहा है, यानी कर्ता है। कौन खेल रहा है, कर्ता, यानी बच्चे। यहाँ पर कर्ता क्या है, बच्चे। कौन है, बच्चे। इसलिए इस क्रिया का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, सीधा सीधा। किस पर पड़ रहा है इस क्रिया का प्रभाव, बच्चों पर अर्थात कर्ता पर। जब क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया। कौन सी, और देखिए उदाहरण, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा, देखिए किससे घड़ा भर रहा है, बूंद बूंद से घड़ा रख दिया गया है नल के नीचे, और वह अपने आप ही स्वतः ही वह कार्य हो रहा है। वह स्वतः ही यानी अपने आप वह कार्य हो रहा है। इस कारण से जब अपने आप ही वह कार्य होता है, स्वतः ही वह कार्य होता है, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाती है। कौन सी, अकर्मक। कौन सी क्रिया मानी जाती है, अकर्मक। जो क्रिया अपने आप होगी, स्वतः ही होगी, वो क्रिया किस श्रेणी में आएगी, अकर्मक श्रेणी में आएगी। देखिए और देखिए, वह घड़ा भरता है, वह घड़ा भरता है। अब देखिए भरना क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव घड़े पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, घड़े पर। किस पर पड़ रहा है, घड़े पर। यानी क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, घड़े पर पड़ा। अब प्रश्न बना लो, वह क्या भरता है, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा घड़ा, यानी कर्म प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्म। जब आपको कर्म प्राप्त हो जाएगा तो ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगी, सकर्मक क्रिया। ये कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक क्रिया। आप लोगों की समझ में आया होगा ये चीज। वह घड़ा भरता है, यानी कोई इंसान है, करता है, वो घड़ा भर रहा है, और इसका प्रभाव, भरने का प्रभाव सीधा सीधा घड़े पर पड़ रहा है क्रिया का, इसलिए यह सकर्मक क्रिया आती है। यह स्वतः ही क्रिया और ये बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, ये अकर्मक की श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है, अकर्मक की श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है, अकर्मक की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में आएगी, अकर्मक की श्रेणी में आए। वह घड़ा भरता है, तो क्रिया क्या है, क्रिया भरता है। इस क्रिया का सीधा प्रभाव घड़े पर पड़ रहा है, घड़े पर पड़ने के कारण यह सकर्मक क्रिया होती है। आ गया होगा आप लोगों की समझ में। थोड़ा सा एक दो बार और समझाता हूँ मैं आपको, फिर अगली वीडियो में मैं आपको और उदाहरण बताऊंगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता स्वतः ही वह कार्य हुआ है, किसी के द्वारा नहीं किया गया है, तो वह कौन सी क्रिया मानी जाएगी, कौन सी, पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरना क्रिया है, यानी स्वतः ही वह क्रिया हुई है। क्या हुई है, वह स्वतः ही वह क्रिया हुई है। इस कारण से यह अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया मानी जाएगी,
अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। कौन सी? अकर्मक। मोहन तेज चलता है। मोहन तेज चलता है, यहां पर क्रिया है। चल कौन रहा है? मोहन चल रहा है। मोहन के द्वारा कार्य हो रहा है। किसके द्वारा कार्य हो रहा है? मोहन के द्वारा कार्य हो रहा है। और तेज यानी क्रिया की यह विशेषता बता रहा है तेज। तो ये तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जब क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, किस पर? कर्ता पर, तो वह किस श्रेणी का वाक्य बन जाता है? अकर्मक। यानी वह अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और देख लीजिए, ड्राइवर बस चलाता है। चलाना यानी चलती कौन रही है? चल क्या रही है? बस चल रही है। पहिए किसके घूम रहे हैं? बस के घूम रहे हैं। रोड पर कौन भाग रही है? कौन चल रही है? बस चल रही है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव यानी इस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बस पर। प्रश्न बना लो, क्या चलाता है? क्या चलाता है? तो आपको इसका उत्तर प्राप्त होता है बस। क्या प्राप्त होता है? बस। अर्थात आपको कर्म प्राप्त हो गया है। कर्म जब आपको प्राप्त हो जाता है तो यह कौन सी श्रेणी में आएगी? सकर्मक श्रेणी में आएगी। फिर समझ लेते हैं इस चीज को। ड्राइवर बस चलाता है, यानी जो चलाना, तो चल रही है। कौन? क्या चल रही है? बस चल रही है। पहिए किसके घूम रहे हैं? बस के घूम रहे हैं। तो यह सकर्मक क्रिया की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमको कर्म प्राप्त हो गया। चल क्या रहा है? बस चल रहा है। ड्राइवर से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी वह जो रोड पर कौन चल रही है, पहिए किसके घूम रहे हैं, इससे हमको पता लगता है कि रोड पर बस चल रही है। तो यह क्रिया सकर्मक श्रेणी में आती है। और हमको जब हमने प्रश्न बनाया ड्राइवर क्या चलाता है, तो हमको उत्तर प्राप्त हुआ बस। तो ये हमारा कर्म हो गया और यह पूर्णतया सकर्मक क्रिया होती है। आज का वीडियो, ये पहला वीडियो था मेरा और मैंने क्रिया को समझाया है बच्चों को, विद्यार्थी गणों को। अब अगले जो वीडियो में मैं आपको क्रिया के अन्य उदाहरण बताऊंगा। मैं इसी कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उनके उदाहरण। इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।